बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। कहने को आज ईद है। आज आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आज कुर्बानी हुई होगी, बच्चों ने नए कपड़े पहने होंगे, आपकी घर की बेगमात ने, घर की ख़वातीन ने चूड़ियाँ और वो ख़ास किस्म के पकवान बना रही होंगी। आप लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब करे। लेकिन यकीन मानिए कि इसी शहर कायद के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस वक्त ईद नहीं मना रहे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो लोग जो अपनी माली इस्तात इतनी नहीं रखते और आपको उनको अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए, उनके घर गोश्त भेजना चाहिए, मैं ऐसी कोई कथा कहानी आपको नहीं सुनाने वाली। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो कि एक ईद से दूसरी ईद उल फितर से लेकर ईद कुर्बा तक में ये बहुत सारे ऐसे इस कराची के अंदर घराने हैं जिनके घरों से उनके प्यारों के ज़िंदगी के चिराग गुल करने के बाद अब उनके लिए कौन सी ईदें, ये पहली ईद जिन जिन लोगों की आई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खुसूसी ऐसे प्रोग्राम करें कि जिसके अंदर हम आपको दिखाएं कि जिनके घरों में सिर्फ चंद दिन पहले ये पहली ईद आई है उनके प्यारों के बग़ैर, तो सोचिए कि उनके घरों के अंदर इस वक्त क्या सफ़े मातम बिछा होगा। जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो उसके प्यारे जो उसके लवाहिकीन इस दुनिया के अंदर रह जाते हैं ना, तो कहा जाता है कि वो एक पहली रात जब उसको कब्र में सुलाया जाता है, वो जो पहली रात होती है उसके लवाहिकीन के लिए, उसके बगैर क़यामत की होती है। उसके घर में जो पहली खुशी आती है वो खुशी नहीं होती, वो एक कहर होता है, आपके ज़ख्म हरे करने का दिन होता है। वो जो पहली ईद आती है या कोई कामयाबी आपको मिलती है, ख़ास तौर पे ईद के, क्योंकि ईद तो होता ही आपके ख़ानदान के साथ है, ख़ानदान के बगैर, अपने घर वालों के बगैर, अपने प्यारों के बगैर क्या ईद होती है। अब आपका प्यारा ही अगर आपसे छीन लिया जाए तो आपके लिए कौन सी ईद। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं माफ़ी मांगूंगी आपसे, बेशतर इसके कि मैं अभी आपके जिस घर के अंदर लेके जा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग, अगर कोई तबई मौत हो जाए ना तो सब्र आ जाता है कि अल्लाह की मर्जी है, लेकिन जब आपको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाए, कभी डकैती के नाम पर, और ये सिर्फ इस शहर कायद की मैं आपको बात बता रही हूँ, सिर्फ शहर कायद की, इस कराची की मैं आपको बात बता रही हूँ। हर दूसरे तीसरे मोहल्ले के अंदर इस वक्त कोई ना कोई फैमिली जो है ना वो इस वक्त कर्ब में मुब्तला है। किसी ना किसी के घर से जनाजा इस वक्त उठ चुका है, डकैतों के हाथों, स्नैचर्स के हाथों, टारगेट किलर्स के हाथों। अगर टारगेट किलर ये मत समझिएगा कि वो जो पहले वाले होते थे, वो भी टारगेट किलर ही हैं कि जो कि आपको आम शहरी को चुन चुन के मार रहे होते हैं सिर्फ 2 टके के मोबाइल और 2 टके के बटवे के लिए। अब तो इतने वो हल्ला शेर हो गए कि घरों में घुसकर ईद से सिर्फ चंद सातों पहले आते हैं घर का डकैती की नीयत से, और उस घर के मालिक को बेदर्दी के साथ उसके बच्चों और माँ, बीवी के सामने, भाई के सामने, भाभी के सामने बेदर्दी के साथ कत्ल करके चले जाते हैं। अब मुझे बताइए कि मैं किस मुंह से आपको ईद मुबारक कहूँ। तो हमने ये सोचा कि ज़रा सब बात करते हैं ईद के पुरमसरत दिन के ऊपर, खुशी खुशी बात करते हैं। मैं ज़रा आपको दिखाऊं कि कुछ लोगों की ईदें ऐसी भी गुजरती हैं। ईद का ये प्रोग्राम हम खुसूसी करने के लिए जा रहे हैं उस फैमिली के साथ जिसकी आज ईद होकर भी ईद नहीं है, जो पहली ईद मना रहे हैं अपने प्यारे के बगैर। ज़रा देखिए उस घर में, उस घर वालों की कैसी ईद, कैसी खुशी और कौन सी कुर्बानी, किस तरह की कुर्बानी। उनके लिए तो सारा साल अब मुहर्रम ही जैसा है। ये वो घर है जिनका नाम है इरफान। इनको ईद से सिर्फ चंद दिन पहले उनको मौत के घाट उतार दिया गया। 4 डाकुओं की बदौलत ये उन्होंने यही घर, ये जो एक आम सा घर है, इसमें घर वालों के सामने इरफान को अपनी नींद सुला दी है। उसके बच्चों के सामने 4 डकैतों ने हल्ला शेरी के साथ अंदर आए हैं। ज़रा चलते हैं अंदर और ज़रा बात करते हैं घर वालों से। सबसे पहले मैं एक ऐसे घर में आई हूँ जहाँ पर सिर्फ कल जब मैं आपसे बात कर रही हूँ स्वयं हुआ है उस शख्स का जिसका नाम इरफान था। अपने घर के अंदर उसको घर के अंदर घुस के डकैतों ने कत्ल कर दिया घर वालों के सामने। अब मैं इनसे क्या बात करूं। इनकी भाभी मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि जाहिर है कि एक ऐसे शख्स की बीवी से, माँ से, या फिर उसके बहुत ही करीबी किसी उससे बात करेंगे ना जो जिससे खून का रिश्ता होगा, तो ज़रा मेरे लिए मसला होगा और उनके लिए भी मसला होगा। मैं इनकी भाभी से बात करना चाहूँगी। ये उस वक्त यहीं पर मौजूद थी, इसी कमरे में मौजूद थी जिस वक्त ये वाक़या हुआ है। मैं आपको किस मुंह से ईद मुबारक कहूँ मुझे नहीं पता, आज ईद का दिन, लेकिन मैं आपसे यही वाली बात करूँगी कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, दर्जात बुलंद करे इरफान भाई के। मुझे आप ये बताइएगा कि इत्तफाक से ये पहली ईद सिर्फ चंद दिन
मतलब सिर्फ बहुत ही कम दिनों का वक्फा है उनकी इस तरह नाकानी मौत में, और ये आपकी पहली ईद। आप इस वक्त कितनी दिल गिरफ्तार हैं, बताइए। ये तो शायद लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। जो वाकया हुआ है, शायद हमारे पूरे खानदान में पहली बार ऐसा कोई वाकया हुआ है कि जो बच्चों ने अपनी आंखों से देखा, जो हमने अपनी आंखों से देखा है कि इतना इंसान है तो होता ना कि बाहर इंसान इनसिक्योर होता है, अपने घर के अंदर तो इंसान ये सोचता है ना कि मैं सेफ हूँ। हम अपने तरीके से हर सेफ्टी करके, कुंडियां लगाकर, दरवाजे बंद करके सोते हैं कि हम सेफ हैं। लेकिन हालात कराची के इस हद तक पहुंच चुके हैं कि एक फजर का टाइम है, पूरे मोहल्ले की उस वक्त लाइट नहीं थी रात। एक तो मैं ये भी कहूंगी कि जिस वक्त ये वारदातें हो रही हैं कराची के, मैं गवर्नर सिंध से कहूंगी कि इस बात पे नोटिस जरूर लें। जिस वक्त ये वारदातें हो रही है उस वक्त लाइट नहीं होती पूरी रात, 3 से 5:30 तक लाइट बंद होती है, उसमें गैस बंद होता है। गैस बंद होने की वजह से किसी का जनरेटर नहीं चल रहा था, बिल्कुल अंधेरा था, सन्नाटा था, जिसका उन्होंने फायदा उठाया। एक इंसान घर में अपने बच्चों के साथ सो रहा है, प्राइवेसी अपने कमरे में। मैंने नाइट सूट पहना हुआ था, मुझे क्या पता था कि यहाँ क्या होने वाला। फजर की नमाज पढ़ी है मैंने पूरी रात के, हम जागे हुए, लाइट नहीं है। फजर की नमाज पढ़कर मैं आकर लेटी हूँ और 10 मिनट के अंदर वो मेरी जब आंख खुली तो हमारे बेडरूम में खड़े हुए वो लोग, और मेरे हस्बैंड चीखे, मैं चीखी हूँ, तो उन्होंने हमें कहा कि बस चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। 4 लड़के, चारों के हाथ में पिस्टल थी। और लड़के कितने थे? 20 से 25 के बीच के दरमियान के, बिल्कुल यंग लड़के, जिन्होंने ब्लैक कलर के मास्क लगाए हुए थे। 3 लड़कों ने नमाज वाली टोपी पहनी हुई थी सर पर, और 1 लड़के ने कैप पहना हुआ था। इतना मैंने सिर्फ देखा है। तो उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि पीछे मुंह कर लो। आप पीछे मुंह करवा दिया। मेरे बच्चे उठ गए, मेरे बच्चे आंखों से ये मंजर देख रहे हैं। उन्होंने कहा बच्चों के मुंह पर हाथ रखो, आवाज नहीं आनी चाहिए, शोर हुआ तो गोलियां चलेंगी। कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पूरे मोहल्ले से आप पूछ लें, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस एक ये डकैती के उससे आए ये लोग, क्योंकि डकैतियां बहुत हो रही हैं इस मोहल्ले में, इतनी डकैतियां हो रही हैं कि अगर आप यकीन करें इस वक्त ये हमारा आलम है ना डर का। मेरे बच्चे हमारे घर में नहीं सो रहे, मेरे जेठ के घर जाके सो रहे हैं, बड़े वाले के घर, जो यहाँ से थोड़ा सा दूर रहता है। इतने डरे में वो अभी उठते हैं। आप यकीन माने एक माँ के लिए क्या होता है। मेरे बच्चे देखते हैं, बोलते हैं मम्मा यहाँ से कोई आ रहा है, मम्मा वहां से कोई आ रहा है। आखिर घर छोड़ के तो कोई नहीं जा सकता ना। घर से अलावा, घर के अलावा क्या चीज होती है जो सेफ होती है? चलो कर लेते डकैती, सब कुछ ले जाते, लेकिन जो उन्होंने कत्ल किया इतना बेरहमी से, एक इंसान नींद से सोया हुआ उठा, भागा। अच्छा, ऊपर से उन्होंने सब कुछ ले लिया, पूरा घर छाना। आधे घंटे तक सुकून से वो लोग मेरा पूरा घर छानते रहे। मैं उनके आगे हाथ जोड़े, भाई जो लेना ले लो, लेकिन गोली नहीं चलाना, किसी को मारना मत, किसी की जान मत लेना। मुझे पता है ना एक मोबाइल के लिए जान ले लेते हैं ये लोग। उन्होंने यहाँ से जो उठाना था सब कुछ उठा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा नीचे चलो। मैं उनके आगे हाथ जोड़ी, भाई नीचे मत जाना। नीचे भी छोटे छोटे ऐसे 2 बच्चे जैसे हमारे। मुझे पता था ना एक इंसान जब अचानक से देखता, हमारी चीख निकल गई और वो कह रहे थे शोर होगा तो गोलियां चलाएंगे हम लोग। मुझे गन पॉइंट पे वो लोग नीचे लेकर गए तीनों, और मुझे कह रहे हैं कि इशारा मत करना, बोलना जरा सा भी उसे महसूस नहीं होना चाहिए, ऊपर लेकर आओ, तुम्हारे हाथ पांव बांधेंगे हम लोग, और जो हमें लेना हम लेके चले जाएंगे। इतने सुकून से वो लोग कर रहे थे जैसे उन्हें किसी चीज का डर ही नहीं है। असल में डर इसलिए नहीं है कि वो पकड़े नहीं जाते, पकड़े जाते हैं तो हमारे अदालतों से बेल हो जाती है, बेल हो जाती है। बस सिर्फ पैसा ही है, मतलब दुनिया में कि पैसा लिया आपने और ना कोई इंसानी जान, ना इज्जत। जिस तरह से वो मेरे घर में घुसे हुए थे, मेरी इज्जत महफूज थी उस वक्त। 4 लड़के मेरे बेडरूम के अंदर खड़े हुए, मेरे पास दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा मैंने उनसे मांग कर लिया है कि मेरा दुपट्टा दे दो भाई। मेरी इज्जत महफूज थी, चली जाती मेरी इज्जत, ये क्या कर लेती हुकूमत, पुलिस क्या कर लेती। फिर जब वो नीचे गए, मैं नीचे गई उनके कहने पे, मैंने कहा ठीक है आप गोली नहीं चलाना, मैं उन्हें बुलाती हूँ। मैंने जाकर उन्हें बुलाया, जाहिर भाभी, और मुझे बोल भी रहे तुमने क्या जाकर बोलना है, कि जाकर बोलो मेरे शौहर की तबीयत खराब है, जल्दी से आप लोग ऊपर आए। मैं इसी तरह गई और मैंने बोला तो जाहिर बेसाख्ता उन्होंने ताला खोल दिया और वो ऊपर आई मेरे साथ। वो जैसे यहाँ आई, उनका बच्चा भी पीछे था, वो यहाँ आई, मेरे जेठ उस वक्त ऊपर नहीं आए थे। यहाँ उन्होंने एक कदम रखा, उन्होंने जब देखा ना कि 3 आदमी यहाँ पिस्टल लेके खड़े हैं, एक नीचे ही था, वो गेट के पीछे छुपा हुआ था, उन्हें ये नहीं पता था कि एक नीचे। वो बस भागी उल्टे पांव और उन्होंने शोर मचा दिया। जाहिर है एक इंसान अचानक से ये सब मंजर देख रहा है, उनका शायद ये था कि मैं नीचे जाकर गेट बंद कर लूँ, शायद जान बच जाए।
लेकिन उन लड़कों ने यहाँ से भागे उनके पीछे और फायर करना शुरू किए। हमारा पूरा घर गोलियों से गूंज रहा था। आप यकीन करें कि पूरा मोहल्ला जो उस वक्त सवा फजर में सोया था लाइट की वजह से, पूरा मोहल्ला अपनी बालकनियों में था, इतनी गोलियों की गूंज थी। मुझे ये बताइए कि ये तो ऐसा वाकया ना कि अगर मैं अपने ऊपर खुदा ना नजर रख के सोचूं कि आपके घर के अंदर जो क़यामत एक सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपके घर में क्या था, आपका घर, और आधे घंटे के बाद क्या हो गया जिसे कहते हैं। अपने हाथों से अपने जेठ की लाश उठाई, मैंने अपने हाथों से अपने जेठ को सीधा किया है। जाहिर वो हेल्दी थे, हम लोगों से सीधे नहीं हो रहे थे। वो जो नीचे था उसने भी फायर शुरू कर दिए, जो ऊपर था उसने भी तीनों फायर करते रह गए। फिर चौथा, कानून का कोई खौफ उनकी नजरों में नजर आ रहा था आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा है कानून सरपरस्ती करता है उनकी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कानून उनको सरपरस्ती करता है कि आप जाएं, जाकर लूटे, और हम खड़े हुए ना यहाँ पे। कोई अच्छा चले कानून का अगर हम यकीन भी कर लें कि कानून है या कानून वाकई हरकत में आता है, उस गली में कोने पे डकैती, फिर यहाँ डकैती, फिर बाइक चोरी हो गई, दिन दहाड़े यहाँ से हाई रूफ उठ गई, बच्चों के वाकयात हुए जिनको जिनसी निशाना भी बनाया गया और फिर उनको कत्ल भी किया गया। वो तो चलो उस वक्त खौफो हिरास फैला था, जैसे कि एक माहम बच्ची का हुआ, हम बच्ची का हुआ, उस वक्त कोई एक्शन नहीं ले रहा था। आप यकीन करें हमारे बच्चे अगवा होते हैं, हम जाते हैं ना कानून में, इसी जमान टाउन के थाने में हम जाकर जब बोलते हैं कि हमारा बच्चा गुम हो गया, सुबह से नहीं मिल रहा, तो हमें कहते हैं 24 घंटे तो गुजरने दें, पहले 24 घंटे गुजरेंगे फिर हम FIR काटेंगे। 24 घंटे में हमारे बच्चे के साथ 1 मिनट में, यहाँ आधे घंटे के अंदर इतना बड़ा सानिया हुआ, 24 घंटे में हमारे बच्चे के साथ क्या होगा? मुझे ये बताइएगा कि वाकई में भी आप मीडिया आई तो इन लोगों को हलचल मची, वरना पूरा दिन गुजर चुका था। मुझे ये इन्होंने हरकत की, देखें 24 घंटे के अंदर आए, सामने आए ना। अगर हमारा कानून चाहे तो ये जमीन खोद कर भी बंदे को निकाल सकते हैं। जब अपना मामला होता है तो ऐसे ही करते हैं, फिक्र नहीं है, अपना मामला होता है ऐसे ही करते हैं। ये बताइएगा कि आप लोगों ने यकीनन आपके साथ आपकी जो आपके जेठ थे उनकी आपकी जिठानी वो भी थी, बच्चे भी थे इसमें, तो ईद आने से पहले यहाँ से भी वो फायर करता हुआ भागा, उन्होंने भी फायर किया। मैंने उस बच्चे को हाथ पकड़ के खींचा अंदर और मैंने गेट बंद किया, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने उस हालात में भी, मेरे हस्बैंड ने ऊपर से उठाकर उन्हें, यहाँ पे ब्लॉक हमारे बेसन का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो उठा के मारा, पूरे मोहल्ले ने देखा। बस वो लगा नहीं, उसे अगर लग जाता और वो पकड़ा जाता तो हम उसे कानून के हवाले नहीं करते, हम उसे खुद सजा देते, क्योंकि हमें पता है कि कानून क्या करता है। अच्छा देखिए, जब यकीनन इस वाक़े से पहले ईद आने वाली थी, जिस तरह के उन्होंने तो बकरा, तो उन्होंने यकीनन तैयारी की होगी, बच्चे खुश होंगे, आपकी जेठानी आपके साथ थी, वो भी बड़ी खुश होंगी कि ईद आने वाली है। तो किस तरीके से सेलिब्रेट इरफान भाई करते थे और क्या चीज इस वक्त इनके घर के ऊपर, खास तौर पे ये जो आज ईद का दिन, हम तो खुशी खुशी बहुत सारे लोग मना रहे होंगे, तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त उनकी फैमिली का क्या हाल है, क्योंकि वो जाहिर हम उनसे तो बात कर नहीं सकते। बीवी, मैं कहती हूँ इंसान को बाहर कोई मार देता है ना, या बाहर गोलियां चल जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बर्दाश्त हो जाता है, हमें हमारे सामने नहीं होता ना। आपके प्यारे को जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी गुजारनी, आपके बच्चों का बाप, जिसके लिए वो बेचारे रात में आते थे 12 बजे, इतना सा वो टाइम देते थे बच्चों को कि वो रात को बस आए, बच्चों के साथ थोड़ा सा खेले, खाना वाना खाए, सो गए, सुबह उठ के नाश्ता के चले। उस बंदे को गोलियां लग रही हो और बीवी कड़ी हुई बोल रही हो कि मत मारो मत मारो, गोलियां मत मारो, जो लेना है ले जाओ। तो आप ये बताएं कि क्या हम लोग नहीं बयान, ये एक ईद नहीं, ऐसी अब जितनी भी ईदें आएंगी तो हमें वो मंजर कभी नहीं भूलेगा, बच्चों को नहीं भूलेगा। मेरे हाथ, मेरे कपड़े, मेरे पाँव, सब कुछ खून में लथपथ थे और लोग इतना डरते हैं, इतना खौफो हिरास है लोगों में कि मैं चिल्ला रही हूँ कि भाई कोई तो आ जाए, हाथ लगा ले, कोई उठाकर इनको हॉस्पिटल ले जाए। आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस आई है, उसके बाद पुलिस आई है, वो भी हमने अपने तहत एम्बुलेंस को बुलाया। पुलिस आई है तो पुलिस ने, ऐसे लगा एक बंदा पड़ा हुआ उल्टा खून में लथपथ लाश की तरह, आकर उनको कोई ऐसा था ही नहीं कि एकदम से इंसान चौंक जाता है या दिल पे कि इसको कर, वो अपना रजिस्टर लेकर ऊपर आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ। मैंने पूरे मोहल्ले के सामने उन्हें बातें सुनाई, मैंने कहा आप लोग चले जाएं, अगर यही करना है आप लोगों ने तो आप चले जाएं, हमें अपना बंदा अभी इस वक्त बचाना है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती क्या हुआ और कैसे हुआ। ये हमने अपनी मदद आपके तहत अपने बंदे को वहां पहुंचाया जीना में। अब आप देखें ना, यहाँ से लेकर भी कहाँ जाना पड़ता है जीना, जो सांस होती है वो भी इंसान में चली जाए। 1 गोली नहीं, 2 गोली नहीं, 3 गोली नहीं, जीना जाकर पता चले। जो इनको यहाँ लगी थी वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा जब सीधा किया, पर खून में पता नहीं चला था। जीना में जाकर पता चला कि 5 से 6 गोलियां, उन्होंने इतनी गोलियां मारी है ना जितना उनका मतलब बस था। नीचे जाते हुए उन्होंने मुझे पिस्टल खोल कर दिखाया कि तुमने अगर इशारा करने की कोशिश की ना तो ये भरा हुआ है, ये इनको असला कौन प्रोवाइड कर रहा, हम तो अपने
घरों में लूट जाते हैं, हमें असला कोई नहीं देता, हमें असला खरीदने जाते तो हमसे लाइसेंस मांगा जाता है, NIC मांगा जाता है, इतना कुछ मांगा। इनके पास कहाँ से आ रहा है असला? इनको ये बिल्डिंगें चढ़ने की ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ये बिल्डिंग आम बंदा चढ़ सकता है? मेरी चाबी एक दफा रह गई थी ऊपर और मैं बच्चे को स्कूल लेने गई थी, मैं परेशान हो गई कि मैं किस बंदे को चढ़ाऊं, नीचे मेरी जेठानी भी नहीं थी, मैं मुश्किल हो गया मेरे लिए कि मैं चाबी कैसे वो करूं। फिर जाकर के मेरी जेठानी आई है तो उन्होंने अंदर से आकर अपना गेट खोलकर मेरा गेट खोला तो मैं अंदर आई। ये 1 सेकंड के अंदर 4 लड़के ऊपर आ गए घर के अंदर। और आपके चैनल के तवज्जो से मैं सिर्फ एक पैगाम इस वक्त गवर्नर सिंध को तो ये पहुंचाना चाहती हूँ कि सर, इतने जो आप पैसे IT के प्रोग्राम पर लगा रहे हैं ना, बड़ा मशहूर हुआ है कि IT का प्रोग्राम और जी यंगस्टर पैसे कमाएंगे, डॉलर कमाएंगे। डॉलर इस मुल्क में आएंगे जिस मुल्क में 2000 के मोबाइल के लिए तो मार कर चले जाते हैं। तो सर, ये पैसा अगर आप मुल्क की पहले कराची को सेव करने पे लगा दे ना, एक ऑपरेशन करवा दे इन इलाकों में, सब पता है कि कहाँ पर बंगाली रहते हैं, कहाँ पर दहशतगर्द रहते हैं, क्या असला है उनके पास, सब पता है। अगर वो पैसा आप पहले उन पर लगाएं, पहले कराची को सिक्योर करें, कराची के अवाम को सिक्योर करें, उसके बाद तरक्की के काम बात करिएगा। जिन मुल्कों में तरक्की होती है, जिन मुल्कों में IT के प्रोग्राम सिखाते, जिन मुल्कों में बच्चे घर में बैठकर डॉलर कमाते, उन मुल्कों में ऐसे दहशतगर्द नहीं होते। इसलिए डॉलर लाने पर तवज्जो मत दें, अपने मुल्क से दहशतगर्द निकालने पर तवज्जो दें। अपने मुल्क से दहशतगर्द पहले निकालें, बाद में तरक्की के ख्वाब देखें। इन्होंने वो वाली बात की जो मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन और समझनी चाहिए थी बहुत आला हुकाम तक। वाकई में इस मुल्क में क्या सरमायाकारी आप करने की कोशिश करेंगे? इस शहर में क्या सरमायाकारी लाएंगे? इस मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज को आप क्या हालत बहाली की तरफ गामजा करने की कोशिश करेंगे? क्या ख्वाब दिखाएंगे आप मुआशी तौर पर इस शहर के लिए, जिस शहर में हर दूसरे घर के अंदर हर दूसरा घर लुट रहा है, हर दूसरे घर में एक जनाजा तो कम से कम उठ ही रहा है, जो कि कोई तबाही मौत नहीं है, कत्ल किया जा रहा है, घरों के अंदर घुस के कत्ल किया जा रहा है। और फिर कहते हैं कि इस शहर की किस्मत क्यों फूटे जा रही है, फोड़ने दी जा रही है इस शहर बदकिस्मत की किस्मत। तो ही इसका नतीजा हमें यह नजर आ रहा है कि आज वो कराची हमें नजर ही नहीं आ रहा जो कराची आज से तकरीबन 20-30 साल पहले हमारे बड़े हमें बताते थे। लुट गया कराची, लावारिस से आपका कराची, मान लीजिए इस बात को। जनाब, ये जो मोहल्ले होते हैं ना, मोहल्ले और आपके साथ वाला घर जो आपका हमसाए कहलाता है, ये कभी कभी आपके रिश्तेदारों से ज़्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि जितनी देर में रिश्तेदार किसी उफ्ताद पड़ने पर आपके घर पे आते हैं, उससे पहले मोहल्ले वाले आपके घर पे आ चुके होते हैं आपकी मदद के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो हमसाए, और इसके हमारे दीन में भी इसके बड़े हकूक़ हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि नेमत होते हैं कि अगर अच्छे हमसाए मिल जाए। मोहम्मद इरफान का वाक़या जो यहाँ पर हुआ, जो उनके घर वालों ने जो हमें बताया, जो भी वो क़यामत यहाँ पे गुजरी है, इसके ऊपर मोहल्ले वाले यानी कि उनके जो हमसाए हैं वो क्या कहते हैं, और किस किस्म का वो शख्स था, किस किस्म की इस वारदात के बाद, इस सानहे के बाद जो एक घर के ऊपर गुजरा है, इसका दर्द कितना इनके हमसायों को है, ये जानते हैं। इनके मोहल्ले वाले हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद इरफान का बताइएगा, आपके मोहल्ले में रहते थे, कितने अरसे से आपकी उनके साथ जान पहचान? 10-15 साल हो गए, लेकिन बहुत अच्छी फैमिली है ये, ना किसी से लेने देने, ये किसी से लड़ना झगड़ना तो इन लोग का था नहीं। हाँ। लेकिन इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है ये। ठीक है। और यहाँ पहली ईद है मोहम्मद इरफान के बगैर इनके घर वालों की, तो आप लोगों ने कोशिश की इनके साथ कोई इस तरह मामलात करने की कि ज़रा थोड़ा सा इनका गम थोड़ा सा गलत हो पाए? गली मोहल्ला तो सारा इनके साथ है, कि जहाँ बोलेंगे वहाँ जाने के लिए तैयार है। आप क्या कहेंगे भाई, मोहम्मद इरफान का वाक़या होता है, ये नहीं होना चाहिए था लेकिन ये हुआ, तो अब इस वाक़ये के बाद चूँकि आप हमसाए हैं, क्या कहेंगे इनके लिए? कैसा बंदा था वो, कैसी फैमिली है ये, और आप किस तरीके से इनकी दिलजोई करेंगे? ये 5 टाइम के नमाजी थे, माशाल्लाह से अपने काम से काम रखते थे, क्योंकि बंगाली आते हैं धन आते फिरते रहते हैं, बस हमारी कोई जान की कीमत ही नहीं है हमारे। अब इनके घर में देखो, इनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अब उनको कौन देखेगा? ये लोग तो मार के चले गए, जो समेटना था ये समेट के चलेगा, और जान से भी मार देते हैं ये लोग।
धन धनाते फिरते रहते हैं। हमारी पुलिस वाले सिर्फ अपने मावों की तलाशियां करते हैं, मावों की तलाशियां करते हैं वो बस अपने पैदागिरी करते हैं, और इन लोगों को कोई नहीं देखता, जो इंसानों की जान की कीमत कोई नहीं है। अब ये पहली ईद है और क्या मोहम्मद इरफान के बगैर। वही जानती होगी ना, वो जानती होगी अपने शौहर के बगैर पहली ईद कैसे मनाएगी, कैसे बच्चे वो करेंगे। आप जरा उस बेवा का सोचिए कि जिस औरत, मैं बेवा अभी नहीं कहूँगी, वो औरत जो तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले, बल्कि सिर्फ 15 दिन पहले, जो औरत ये सोची थी मैं ईद के ऊपर ये पहनूंगी, मैं इस तरह की चूड़ियाँ लूँगी, मैं इस तरह का ड्रेस लूँगी, अभी वो सिर्फ कानून की नाकिस कारकर्दगी की वजह से इस वक्त वो इद्दत में बैठी हुई है। उसका बेटा उसके लग रहा है कि बकरा लाके, तो वो कहने लगा मैं लाके दूंगा 2 दिन पहले, क्या हुआ वो खुद बकरा बन गया, बकरा तो बाद में लाएगा। इस इलाके के अंदर वो बंदा सबसे भीख मांग रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा, और कोई ये यहाँ पर जो है ना पुलिस वाले आ रहे हैं और ना एदी वाले। जब वो बंदे का पूरा दम निकल गया जब यहाँ पर आए, 6:20 से ये लोग फोन कर रहे हैं और 7:20 पे यहाँ पर एम्बुलेंस और मोबाइल आई है यहाँ पर। यानी कि एम्बुलेंस भी वक्त के ऊपर नहीं आ सकी, कोई भी नहीं आया यहाँ पर, और यहाँ आते ही तो वो लोग आंखें मल लेते अपनी पुलिस वाले, और वो पहले तफ्तीश कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि वो जिंदा है, उसे ले जाओ पहले। माजी आपके मोहल्ले में ये एक बहुत बड़ा सानेहा हुआ है कि, और ये पहली ईद है मोहम्मद इरफान के बगैर, अफसोसनाक कितना है ये। जाहिर है उसके बच्चों वाला है, अब सब कुछ वो करता है, क्या करे। तुम बच्चों को एक साथ उसकी बहुत ज्यादती करी है, ये गलत हुआ। ऊपर से पुलिस वाले नहीं, कोई एम्बुलेंस वाले नहीं, क्या पता उसके पास कुछ सांसें हो तो पहुंचा देते उसको अस्पताल, कोई नहीं। यहाँ पर कहाँ करते, सारे मजमा जमा हुआ था, मगर क्या करे, सब फोन पे फोन कर रहे हैं, इतने फोन कर रहे हैं, मगर कोई नहीं कर रहा, किसी ने भी कुछ नहीं। तो मुझे ये बताइएगा, अगर मैं, आप चूंकि खवातीन हैं, जाहिर है कि आपका इस घर में एक खास किस्म का ताल्लुक इस वजह से भी होगा क्योंकि जो मर्दों का ताल्लुक होता है वो अलग होता है, खवातीन का बिल्कुल एक अलग नौयत का होता है। तो अगर मैं आपसे मालूम करूँ मोहम्मद इरफान भाई किस किस्म के एक शख्स थे? बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा आदमी था। सुबह काम पे जाते थे, उसको किसी से मकसद ही नहीं, शाम को बच्चों को चीज भी दिलाई बस अपने घर में, और सुबह काम पर। कोई क्या कहेंगी माँ जी, बहुत बड़ा एक सानिया हुआ, पहली ईद है मोहम्मद इरफान के बगैर, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई उनको सजा मिलनी चाहिए, जो कातिल है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर सारे लड़के जितने खड़े थे ना, सब फोन कर रहे थे, ना तो कोई एम्बुलेंस आई ना कोई आया, इसलिए सुबह का टाइम था, हम सब आदमी काम पे जाते हैं तो पहले औरतें उठी भी होती है नाश्तों के लिए, तो कोई नहीं था। इतने लड़कों ने यहाँ पर जितने लड़के खड़े थे सबने फोन करा, एम्बुलेंस को भी तो पुलिस वालों को भी, किसी ने नहीं करा। तो ऐसा कोई होता है? ये कितने तो क्या जो उसके अंदर कुछ सांसें होती, बच जाता, जल्दी आ जाते ये लोग। तो ये बताइए कि जो अपने प्यारे के जाने के बाद आपको उनके दुख का अंदाजा है, ये जो फैमिली है, क्योंकि आप लोगों के पहली ईद कैसी गुजरती है, पहली रात, पहली ईद, पहली घर की शादी, पहली घर की खुशी कैसी होती है, कैसी लगती है, तकलीफ कैसी होती है? बहुत ज्यादा तकलीफ, और 2 बच्चे, बीवी बर्बाद हो गई, बच्चे बर्बाद हो गए, और क्या चाहिए, और क्या करोगे? अबे तुम्हें ले आना था, सब कुछ ले आते, मारते नहीं, जान नहीं लेके जाते। ये सिर्फ एहसास करने वाले आदमी के लिए होगा एहसास, बाकी लोगों को नहीं मलाल होगा, जिसके दिल में एहसास होगा वो करेगा। पूरी गली से हैं तुम पुलिस वाले आ रहे हो, गली के लड़कों को उठा के ले जा रहे हो, भाई वहाँ जाओ ना, जो घुसे थे घर में उनको पकड़ो, गली वाले थोड़ी हैं। कि इधर जो हादसा हुआ है उनके कैमरों की फुटेज भी दी हुई है उन लड़कों की, फिर जब भी उनके हाथ में नहीं आया, जब भी उनके कोई कार्रवाई नहीं है, इन लोग का क्या इंसाफ मिलेगा अभी इनको? इनका तो बड़ा भाई चला गया, 2 छोटे बच्चे यतीम हो गए। अब मैं आपसे इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मैं भी चाहती थी कि ईद पर मेरा कोई अलग से शो हो, मैं भी ये चाहती थी कि ईद के ऊपर हम भी कोई किसी को खुशी जो है वो उसके घर पे जाएं, लेकिन मैं ऐसी खुशियों का क्या करूं जब हर दूसरे घर के अंदर कराची में मातम हो रहा है, तो कहाँ से खुशियाँ लेकर आएँ? इन लोगों के लिए कौन सी ईद, इनके लिए कौन सी खुशी, इनके लिए क्या बकरा ईद, इनके लिए क्या ईद और इनके लिए क्या मुहर्रम, सब बराबर है अब इनके लिए। अब अगर आप मुझे ये कहते हैं कि आज के दिन तो कम से कम मुझे ऐसा शो नहीं करना चाहिए था, आप मुझे कोई एक रीज़न दे दें कि मुझे ऐसा शो नहीं करना चाहिए था। ये पहली ईद है इन लोगों की, अपने उस बेटे के बगैर, बाप के बगैर, शौहर के बगैर, भाई के बगैर, जिनको आंखों के सामने आप
चंद घंटे पहले हंसता खेलता देख रहे हैं और फिर चंद दंदनाते हुए भेड़िए आते हैं आपके घर के अंदर और आपको आपके प्यारे से जुदा करके ले जाते हैं। तो ऐसे में क्या मैं शो करती कोई ईद का, या मैं क्या कोई ऐसा खुसूसी ऐसा करती कि जिसमें मैं खुशी खुशी आपको ईद मुबारक कहती है वो कहती। घर में तो हर दूसरे घर के अंदर तो मातम कदा है, एक एक घर छोड़ के कोई ना कोई घर के अंदर कोई इसी तरीके से। और ये सिर्फ कराची के अंदर ऐसा है जनाब, हम एक शोरज़दा इलाके में नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ पर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई मसला नहीं है कि कोई दहशतगर्द घुस के आ गए हो कोई, लेकिन ये जो टारगेट किलर्स हैं, ये जो स्नैचर्स हैं, ये जो डकैत हैं, क्या ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आते? इनकी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आती? अगर कहीं दूसरे स्टेट, अगर किसी रियासत में या किसी जगह पे ऐसे कोई मामलात होते और हर दूसरे घर के अंदर आपको इस तरीके से हल्लाशेरी कानून की बेबसी आपको नजर आती और हल्लाशेरी नजर आती इन डकैतों की, तो मेरे ख्याल में कि यहाँ पर कोई इतना बड़ा ऑपरेशन इस वक्त तक हो चुका होता कि इनका कला कमा हो चुका होता। हमने तो बड़े बड़े अपने जो खित्ता है अपने कराची के सिर्फ कराची से बाहर अगर हम निकलें तो हम पाकिस्तान के अगर बहुत सारे इलाकों में देखें तो आज से कोई 10 साल पहले तक जो शोरज़दा इलाके थे हमने उनके खिलाफ भी तो ऑपरेशन किया, सफाया कर दिया ना दहशतगर्दों को वहाँ से। ये तो कराची है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो पहली ईद मना रही हैं अपने प्यारों के बगैर, इनको मत भूलिएगा। और कुछ नहीं कर सकते तो इनके सब्र के लिए और जो इस दुनिया से जा चुके उनके लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिएगा, यही बहुत होगा। बहरहाल आज का प्रोग्राम ची उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह।